आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्या है, आईबी का एग्जाम हुआ था, उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। और फिर कल से अपने स्टार्ट करेंगे एवरेज टॉपिक। ठीक है। आज क्या मैं जो क्वेश्चन बढ़िया थे वो लेके आया हूँ सारे के सारे। ठीक है। स्टेटमेंट वाले मैंने छोड़ दिए, जो आगे आपको करवाऊंगा। ठीक है। एक दो टॉपिक इसमें नहीं करवाए मैंने, जैसे एवरेज के क्वेश्चन मैंने डाल दिया। ठीक है। और एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है। ठीक है, क्योंकि वो इजी थे। ठीक है। बाकी जो थे वो भी इजी, लेकिन इक्वेशन से करने वाले वो अपने क्या है बिल्कुल अलग थे, जो जो टॉपिक करवाए हैं, इसलिए उनको मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन को। लेकिन वो जब अपने चैप्टर करवाएंगे उसके साथ में आईबी के जो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है वो मैं उनके साथ आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है। चलो, इसमें आईबी का एग्जाम आपको पता ही होगा, काफी लेंथी एग्जाम आया था, लेकिन मैथ ठीक ठाक बोल सकते हैं। ठीक है। जो मैंने करवाया था उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेम चीज आई है। चलो देखते हैं किस प्रकार से। पहला रेशियो का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। वो कह रहा है एन और एस का अनुपात 2:7:9 है, यदि उनका योगफल, यानी कि इन तीनों का योगफल वो कह रहा है 360 है, तो एम और एस के बीच का अंतर। ठीक है, यही है ना। यहाँ पे एम एन और एस, ये क्वेश्चन आगे से कटा हुआ है। ठीक है, ये तीन है एम, ये एन के आगे क्या एम होगा। ठीक है, एम एन और एस अनुपात है, ये अनुपात दे दिया। ठीक है, ये मान के चलो एम है, ये एन है, और ये क्या एस है। ठीक है, आप इसको ऐसे मान लो। ठीक है, वो कह रहा है इन तीनों का योग, लेकिन इन तीनों का योग है कितना, 18। वो कह रहा है 18 नहीं, कितना है 360, तो एक की वैल्यू कितनी आई, 360/18, यानी कि 20। अच्छा, पूछा क्या, एम और एस का अंतर। ठीक है, यानी कि इन दोनों का अंतर पूछा उसने। ठीक है, एम और एस के बीच 2:9 के बीच अंतर है कितना, 7 का, यानी कि 7 की वैल्यू पूछी है। एक की वैल्यू 20 है, तो 7 की वैल्यू 20 से गुणा कर दोगे तो 140। ये अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, 140। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन, ये आईबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 18 तारीख की शिफ्ट थी। ठीक है, चलो इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन ये भी मैंने डाल दिया। ठीक है, ये कैलकुलेशन का था, तो इसको मैं क्या ऑप्शन से करवा देता हूँ। वैसे मैं जाता नहीं हूँ ऑप्शन से, लेकिन इसका यही मेथड है कि ऑप्शन से इजी रहेगा। अपने को टाइम बचाना है, जिसमें टाइम की बचत होगी ऑप्शन से वो कर लेंगे। ठीक है, देखो, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, वो कह रहा है 2145। सबसे पहले पहला ऑप्शन ही लेंगे। ठीक है, वैसे तो अलग अलग दे रखे हैं ना, अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन आप इस बात को देखो, मध्य संख्या का योग, मध्य संख्या का वर्ग कितना होगा, अपने को पता है ये किसका वर्ग है, 13 का। तो ये है मध्य संख्या। इससे पहले विषम संख्या 11 रही होगी, इसके बाद की संख्या 15 रही होगी, यही है। ठीक है, अब देखो, वो कह रहा है इन तीनों का गुणनफल 2145, है ना, 2145। अब अपने को पता है, ठीक है, अब अपने को पता है 15 को अगर अपने कर सकते हैं ना, वैसे तो यूनिट डिजिट से हो जाएगा ये, 5 दिए 15 एकम 15, यानी कि 5 आ रहा है, यानी कि 100% यही आंसर है अपना। ठीक है, यही आएगा, लेकिन फिर भी अपने इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 15 को 11 से करोगे तो 165, उसके बाद ठीक है 13 से गुणा करना है। ठीक है, 13 5 65, 13 एकम 13, 13 और सॉरी 13 5 65, 13 6 78, 78 और 6 84। ठीक है, 8 13 एकम 13, 13 में 8 जोड़े तो 21। तो ये अपना वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, इसका वर्ग भी क्या है 169। ठीक है, इन तीनों का गुणनफल भी 2145, तो ऑप्शन ए अपना सही रहेगा। यूनिट डिजिट से आप चेक कर सकते हो, लेकिन यूनिट डिजिट में आगे वाले भी देखने होंगे। ठीक है, मान के चलो ये 15 का वर्ग दे रखा है ना, ये 15 का वर्ग दे रखा है जैसे, तो इससे पहले की संख्या 13, इसके बाद की 17, यूनिट डिजिट 5 दिए 15, 7 5 35, लेकिन वेरीफाई तो ये भी कर रहा है ना, लेकिन अपने पूरा गुणा करके देखा तो ये 2145 इसका आ रहा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए दे रखा था उन्होंने, हाँ कि ऑप्शन से चला जाए कोई विद्यार्थी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही डालते हैं वो कि टाइम की बचत हो।
ठीक है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं और इंग्लिश तो बहुत ही लेंदी आई थी। ठीक है, तो काफी अटेम्प्ट जिसने किए 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसने बहुत अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, हाँ लेकिन वो सही होने चाहिए आपके। चलो इसके बाद देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने टाइम एंड वर्क का। ठीक है, ये देखो वो कह रहा है ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी इस प्रकार विभाजित किया। अच्छा सॉरी, ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें आगे आएगा। ठीक है, चलो इसको इस प्रकार से लिखते हैं अपने। 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, 1 मिनट। हाँ, अब देखते हैं अपने इसमें। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी रेशो का आ गया। ए बी है ना, ए बी का रेशो क्या दे रखा है उसने, 3:1। उसके बाद बी सी का ना, बी और सी का, बी का यहां पे दे दिया उसने 5 और सी का रेशो दे दिया उसने 3। उसके बाद सी और डी का ना, सी और डी का। चलो इसमें क्या है, सी का उसने नीचे दे दिया 5 और रेशियो डी उसने दे दिया 3। अब मैंने बताया था इनको क्या है, बराबर करना होगा। अगर 20 का 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, या यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। सबसे पहले बैक साइड से लगो आप, ये देखो ये 5 है ये 3 है। अच्छा 15 बना सकता हूं मैं इसको, क्योंकि 15 में 5 का भी भाग जाएगा 3 का भी जाएगा। इसको 5 से गुणा कर दिया मैंने और इसको 3 से कर दिया। अगर इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करना होगा और इसको भी 5 से गुना करना होगा। ये यहां तक हो गया। अब देखो ये 5 5 25। ठीक है, मान के चलो ये 25 है ना, ये 25, तो यहां पे भी 25 से गुना, तो इस साइड भी 25 से गुना। अब देखो ये रेशो क्या है, 25 दिया 75, ये तो ए का हो गया। बी का 25 एकम 25, यहाँ पे भी 25, बी का 25। उसके बाद देखो सी का 5 दिया 15, ये हो गया 15 और ये 9। ये अपने पास फाइनल रेशियो आ गया। उसके बाद पूछा गया यदि बी और डी के बीच का अंतर, बी और डी के बीच का अंतर, ये देखो 25 और 9 के बीच का अंतर है ना, बी और डी के बीच का अंतर ये क्या है, 25 - 9, कितने का अंतर है, ठीक है 16 का। वो कह रहा 16 नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है 1280, तो एक की वैल्यू 1280/16, ये आ गई, एक की वैल्यू आ गई। लेकिन निकालनी किसकी है, ए और सी के हिस्सों का अंतर, ए और सी का अंतर निकालना है। ये देखो इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। इनके बीच का अंतर है कितने का, 15, और 75 में अंतर कितने का है, 60 का। यानी कि 60 की वैल्यू निकालनी है तो 60 को यहां गुना, 60 को यहाँ पे गुना, ये कितने पे कटेगा, आप इसको 4 पे काट सकते हो ना, 4 चौके 16, 15 चौके 60। इसके बाद 4 को काटोगे, 4 तिये 12, ठीक है 4 दूनी 8, 320। ठीक है अब देखो 0, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 3 4800। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये रेशो के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, आसान क्वेश्चन थे, बढ़िया थे, बस कैलकुलेशन थी इसमें। चलो इसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 मिनट, हाँ ये था, ये था ए बी और सी। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का बढ़िया क्वेश्चन है। ए निश्चित कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो बी है ए से कम कुशल है। ठीक है, एफिशिएंसी दे रखी है, कम कुशल का मतलब 33 सही 1/3, यानी तीसरा हिस्सा काम करता है वो। आई बात समझ में, तीसरा हिस्सा कम कुशल है, सॉरी तीसरा हिस्सा नहीं, 33% कम कुशल है, यानी दूसरा हिस्सा काम करता है। ठीक है, अगर मान के चलो आप इस बात को समझो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। वो कह रहा है ये किसी कार्य को 36 दिन में करता है। अब इसको 3 टुकड़ों में मैंने इसको तोड़ दिया, मान के चलो मैंने इसको 3 टुकड़ों के अंदर तोड़ दिया इसको। अब देखो वो कह रहा है जो ए है ना, मान के चलो ए है, मान के चलो कि 3 काम करता है, मैंने टुकड़ों में तोड़ा इसको,
3 को कि ए 3 काम करता है तो बी ए से 33% कम कुशल है। ठीक है, यानी कि उसका तीसरा हिस्सा कम कुशल है, यानी कि तीसरा हिस्सा है ना जो, वो काम नहीं करता, यानी कि 2 हिस्से तो करता होगा। अगर ए 3 काम करता है तो बी उसके मुताबिक काम करता है 2। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है, 33% कम कुशल है। 33% का मतलब क्या होता है, 1/3, यानी कि 3 में से एक काम कम करता है, यानी 3 में से अगर एक काम कम करता है तो बचा काम कितना, 2 काम तो वो करता है ना। उसके बाद जो सी है वो बी से 50% कम कुशल है, बी से है 50% कम कुशल है। अब देखो बी 2 काम करता है, ठीक है, 2 काम करता है, 50% का मतलब होता क्या है, वही 1/2 कि 2 में से एक काम तो वो कर देता है और एक काम छोड़ता है, यानी कि ये इनका आ गया एफिशिएंसी आ गई 3, 2 और 1, यानी कि ये पर डे 3 काम करता है तो ये 2 काम करता है बी, और सी कितना काम करता है उसके मुताबिक 1 काम करता है। अब देखो ये तो था अपने, अगर ये किसी ने इक्वेशन बना ली उसके बाद क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद आप आसानी से इसको कर सकते हो। वो कह रहा है भी जो ए है ना, वो ए है वो 36 दिन काम करता है, यानी टोटल काम कितना होगा। अब देखो अगर टोटल वर्क देखोगे ना आप, टोटल वर्क कितना होगा, अगर ए प्रतिदिन 3 काम करता है और काम कितना है 36 दिन करता है, ये तो हो गया टोटल वर्क। उसके बाद लेकिन ए ने कार्य शुरू होने के 9 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया, तो बी ने कार्य पूरे होने से 3 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो कार्य कितने दिन में पूरा होगा ये अपने को पता नहीं, वो पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। सबसे पहले तो 9 दिन वाली बात को निपटा लेते हैं अपने। ठीक है, 9 दिन वाली बात को, अच्छा ये तीनों काम स्टार्ट करते हैं एक साथ और 9 दिन काम करते हैं। देखो काम करेंगे कितना, काम करेंगे कितना, 3, 2, 5 और 1 6 काम पर डे मिलकर करेंगे, लेकिन 9 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, 54 काम तो किया। उसके बाद क्या है, ए छोड़कर चला गया, उसके बाद 9 दिन के बाद ए ने काम ही नहीं किया, बंद कर दिया। ठीक है, 54 काम तो हो गया, टोटल काम है कितना था 36 गुना 3, देखो 3 3 90 और 108 काम था। ठीक है, 108 काम था, उसमें से क्या 54 काम 9 दिन तक हो गया, तो बचा क्या 54 काम बचा। ठीक है, ये काम है शेष। अब इसको बी और सी करेंगे, लेकिन वो कहता है बी है जो काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ जाता है। अगर मान के चलो बी काम छोड़ता ना, अगर 54 काम बचा है, 54 काम बचा है, अगर मैं ये बोल दूं शेष 54 काम है, अगर मैं ये बोल देता हूं कि बी ने लास्ट तक काम किया, 3 दिन पहले छोड़ा नहीं, लास्ट तक काम किया, तो कितना काम और कर जाता बी, तो बी क्या है 3 दिन और काम करता तो 6 काम और कर जाता, यानी कि 54 काम तो बचा था। अगर मैं बी को साथ में लगाए रखता तो काम क्या है 60 काम मान लो इसको, क्योंकि 6 काम और कर जाता, तो इसमें अपने बढ़ाकर लिख देते हैं कि 60 काम करना है और लास्ट तक करेंगे, ये बी और सी मिलकर लास्ट तक करेंगे ये काम। अच्छा 60 काम है, बी और सी मिलकर प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 3 काम प्रतिदिन करते हैं, तो 60/3 यानी कि 20 दिन ये और लेंगे। ठीक है, 20 दिन और लेंगे। ठीक है, अब देखो 20 दिन तक ये काम निपटा देंगे, सारा काम खत्म हो जाएगा। 9 दिन उन्होंने पहले काम किया था, ठीक है, 9 दिन तो इन्होंने पहले काम किया था और 20 दिन में काम इन्होंने खत्म किया, तो टोटल क्या है 29 दिन में ये काम को खत्म करेंगे। अच्छा अगर ये पूछ लेता कि बी ने, अगर ये पूछ लेता कि बी ने कुल कितने दिन काम किया, बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो आप देखो 9 दिन बी ने पहले काम किया, उसके बाद टोटल काम 20 दिन में निपटाते, लेकिन 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो 17 दिन और काम किया होगा, 17 और 9 को जोड़ देना। ठीक है, या टोटल में से 3 दिन कम कर देना बस। ठीक है, इतनी सी बात है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन बढ़िया लगा ये। ठीक है, चलो ये इसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान था क्वेश्चन, बस ट्रिकी डालते हैं ये। ठीक है, आसान था क्वेश्चन में, मुश्किल था ही नहीं कुछ। चलो ये देखो, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, आसानी से होने वाले क्वेश्चन भी इसने पूछे थे। एक बल्ले का विक्रय मूल्य 1144 और लाभ 30% है। ठीक है, विक्रय मूल्य वो कह रहा है जब 30% है ना, 30% का मतलब क्या है, 100 वाली चीज 130 में बेची, वो कह रहा है 130 की वैल्यू क्या है 1144। ठीक है, 1144 में उसको 130% का लाभ होता है। आप इसको ऐसे लिख लो कि 1144 में बेचने पर 130% मिलते हैं उसे, तो
4 है। यदि उसका कि यदि इसको 1 की वैल्यू निकालोगे तो 130 बटा 1144, तो निकालनी किसकी है, 704 की वैल्यू निकालनी है, 704 की। तो 704 को यहां से गुना कर दोगे, ये 11 पे कटेगा, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 11 छिके 66, 11 चौके 44। अब देखो कितने पे कटेगा, 8 पे, 8 एकम 8, 8 3 24, 8 8 64, ठीक है। 13 दाया 130, 10 8 है 80, यानी कि वैल्यू कितनी रहेगी, 80%। तो 100 से कोई वैल्यू, 100% से कोई वैल्यू 80% रहेगी, तो हानि कितनी हुई, नॉर्मल सी बात है 20% की हानि हुई, ठीक है, 20% की हानि हुई। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन लेकिन आसान था। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो 1200 की राशि 3 वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 1560 हो जाती है। यानी कि कोई राशि है, 1200 की राशि है, 1560 हो गई, ठीक है। बड़ी कितनी, 360, लेकिन 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 360 बढ़ी, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 360 बटा 3, 120, ठीक है, 120। अब देखो साधारण ब्याज समान दर कितने वर्ष में, 800 रुपए की राशि 1120 हो जाएगी। सबसे पहले तो दर ज्ञात करनी पड़ेगी अपने को, दर ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना। देखो 120 रुपया बढ़ रहा है कितने पे, 1200 पे, गुणा में 100, तो परसेंटेज से वही, ठीक है, यानी कि 10% अपने पास क्या है, दर है, प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है, ठीक है। वो कह रहा है 800 रुपए की राशि है, वो 1120 कितने समय में हो जाएगी, कितने समय में हो जाएगी, है ना। अब अपने को पता है 800 का 10% यानी कि 80, ठीक है, लेकिन 800 से 1120 करनी है इसको, 800 से 1120 करनी है, यानी कि 320 बढ़ना है, 80 प्रति ईयर बढ़ेगा, तो 4 वर्ष में बढ़ेगा ना, 8 चौके 32, 320 तो 4 वर्ष के अंदर बढ़ेगा, और यही पूछा था इसने, 4 वर्ष अपना आंसर है, ठीक है। ये क्या कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन बढ़िया, ठीक है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, इसको ब्याज के अंदर दे रखा है वैसे, ठीक है। अगर इसको वैल्यू रख के करोगे फॉर्मूले में सेम ही आएगा, ठीक है, पहले दर ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन एवरेज का बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको डेविएशन से करवाऊंगा, इसको पूरा डिटेल में मैं जब एवरेज क्वेश्चन, एवरेज टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, रिपीट करवाऊंगा उसमें ये क्वेश्चन, ठीक है। आसान क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक सेक्शन में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन, अच्छा कुछ विद्यार्थी यानी कि एक्स विद्यार्थी रहे होंगे, ठीक है, पूरा नहीं करवाऊंगा, डेविएशन से करवाऊंगा, ठीक है। 35.5 किलोग्राम है, यदि उनमें से 12 विद्यार्थी उनका औसत वजन 37 किलोग्राम है, सेक्शन छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, सेक्शन छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। 5 विद्यार्थी जिनका औसत वजन ये दे रखा है उसने, 40, 39.50, 38.5, 42 और 47.5, मान के चलो ये 5 विद्यार्थी हैं। इसका मैं वैसे मान लेता हूं इनका कि 40 किलोग्राम औसत वजन है, अगर मैं ये मान लेता हूं इनका पांचों का 40 किलोग्राम औसत वजन है, ठीक है, तो पहले का 40 तो मान ही लिया, ठीक है, इसकी डेविएशन क्या आएगी, 0। उसके बाद 39.5 है, यानी कि 0.5 क्या है, कम है। उसके बाद क्या है 38.5, यानी कि माइनस का 1.5 कम है, 40 मानना है ना 40 से। उसके बाद क्या है 42, तो यानी कि प्लस का 2, 2 ज्यादा है। उसके बाद 47.5, यानी कि प्लस का 7.5, ये डेविएशन है टोटल, ठीक है। अब देखो 9.5 में से 1.5 गए, ठीक है, 9.5 में से 1.5 गए 8, यानी कि उसके बाद फिर 0.5 गए, यानी कि 7.5, 7.5, ठीक है, 7.5, ये किसका है, पांचों के बीच बटेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक बार समझ लो क्वेश्चन को, आपको टॉपिक नहीं करवाया इसीलिए आपको मुश्किल लगे, तो यानी कि 15 5 75, 1.5, ठीक है। वो कह रहा है कि 1.5 ज्यादा होगी, वो कह रहा है 40 नहीं 1.5 ज्यादा होगी, यानी इनका औसत वजन क्या है 41.5 होगा।
अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। वो कह रहा है 35.5 किलोग्राम औसत वजन है, यदि इनमें से 12 विद्यार्थी जिनका औसत वजन 37 किलोग्राम है। वो कह रहा है 35.5 का औसत था, लेकिन ज्यादा वजन वाले वो 12 विद्यार्थी छोड़कर चले जाते हैं। अब देखो, छोड़कर जाएंगे तो इंपैक्ट तो नेगेटिव पड़ेगा ना। अब देखो, ज्यादा वजन वाले जा रहे हैं तो यानी कि औसत क्या है, कम होंगी। वो क्या है, अपना वजन तो लेके जा रहे हैं, लेकिन 1.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा है, वो भी वजन सभी का एवरेज के अंदर लेके जा रहे हैं। अब देखो, 1.5 वजन के 12 विद्यार्थी के, ठीक है, तो कितना बार गया वैसे टोटल 18 kg माइनस का। फिर उसके बाद 5 विद्यार्थी आ रहे हैं 41.5 के, 35.5 के आने चाहिए थे, लेकिन वो कह रहा है कि 35.5 के 5 विद्यार्थी आ जाओ। वो कह रहा है इतना नहीं आएंगे, हम ज्यादा लेके आएंगे, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है 6 किलो एक्स्ट्रा वजन वाले कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, 5, ठीक है। यानी कि टोटल इतना वजन तो वो पहले 18 किलो गया, लेकिन उसके बाद 6×5 = 30 किलो आया। लेकिन विद्यार्थी पहले कितने थे, पहले x थे, लेकिन उसमें से क्या है, 12 तो जाते हैं और 5 आते हैं, यानी कि 7 विद्यार्थी क्या है, कम हुए हैं ना, 7 विद्यार्थी कम हुए हैं। यानी कि x-7 विद्यार्थी अपने होता है ना कुल बटा में संख्या, मतलब वही है, विद्यार्थी पहले x थे माइनस के 7 हो गए। और इनका प्रभाव क्या पड़ता है, देखो ये केजी में है तो सामने भी केजी में लेंगे। 300 ग्राम क्या है, औसत बढ़ जाता है, यानी कि 300 ग्राम को किलो में बदलोगे तो 0.3 kg, ठीक है, ये आया। अब इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, 5 ठीक है, 30 में से 18 गए तो इक्वेशन क्या बनी, 30 में से 18 गए तो 12 बटा में x-7 बराबर में 0.3, पॉइंट हटा तो 0, ठीक है, 3×4 = 12, ठीक है। तो यानी कि यहां से आया x-7 बराबर 40, माइनस का 7 उस साइड गया तो x बराबर 47। यानी कि विद्यार्थियों की संख्या x मानी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 47। और यही अपना क्या आंसर था। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। चलो इसके बाद देखते हैं अपने, ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 98,000 है। 1 सेकेंड। हाँ जी, चलो देखते हैं, कॉल आ गई थी बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 98,000 है, यह हर वर्ष 40% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। ये परसेंटेज में मैंने बढ़िया तरीके से करवाया था आपको, कि पहले मान के चलो x रही होगी, 2 वर्ष पहले x जनसंख्या रही होगी और 40% बढ़ती है। अच्छा, 40 को क्या लिख सकता हूं, 40 को मैं लिख सकता हूं ना परसेंटेज को 14/10। अरे 40 है ना, 40/100, 0 से 0, 10 पे 4 की वृद्धि, 14/10, यानी कि 14/10, फिर से 14/10 और बराबर में आउटपुट मिलता है 98,000। ये अपने को पता है, 14×7 = 98, ठीक है, यही है। ठीक है, 14×7 = 98। उसके बाद देखते हैं 14×5 सॉरी 14×7 = 98, 7,000, 14×5 = 70, ठीक है, यानी कि 500। अब देखो 2 0, ठीक है, 2 0 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होके उस साइड जाएगी तो 50,000, यानी x की वैल्यू क्या है, 50,000। ये तो क्वेश्चन आईबी में आने के लायक था नहीं, वैसे इन्होंने डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, अपनों ने कर लिया। ये मैंने बढ़िया तरीके से आपको करवाया था परसेंटेज के अंदर, इसमें कुछ खास था ही नहीं। वो कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक धनराशि पर 6% का साधारण ब्याज
29,250 है। प्रथम 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 7% और अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज दर 16% थी, तो वह धनराशि कितनी थी? देखो, सबसे पहले आप इस बात को समझो। 2 वर्ष के लिए मान के चलो, साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए 7% है, तो यानी कि 14% लगा होगा, 14% लगा होगा। ठीक है, उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए 16% है, यानी कि 64। ये टोटल ब्याज दर कुल राशि पर कितनी लगेगी? 2 वर्ष के लिए 7%, 14% 2 वर्ष में लगा। उसके बाद देखो, साधारण है ना, कंपाउंड नहीं है, साधारण है। ठीक है, उसके अगले 4 वर्ष में 16% पर ईयर लगता है, तो 64%, दोनों को मिलाकर 78% लगेगा। अब वो पूछ क्या रहा है कि x का मतलब किस संख्या का 78% 29,250 रुपए है। ठीक है, मैंने करवाया था ना, परसेंटेज यहां से स्टार्ट करवाया था कि किस संख्या का 78% 29,250 है। अच्छा, परसेंट को हटाओगे तो बटा के अंदर 100। ठीक है, अब देखो ये कितने पे कटेगा? ये कटेगा 13 पे। 13 छिका 78, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 पांजी 65, 2250। ये कितने पे कटेगा? 6 पे। 6 तिया 18। ठीक है, उसके बाद 7 छिका 42, 6 पांजे 30। ठीक है, 2 जीरो उस साइड गुना हुई, तो x बराबर, क्योंकि ये आगे है ना, ठीक है, आप इसको ये मान लो, x बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 375 से 100 गुना होगा तो 37,500। ठीक है, ये अपना क्या आंसर। ये भी क्या आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, IB के अंदर आया हुआ है ये भी। चलो, ये मैंने करवाया नहीं, लेकिन ये इजी था। फुल में बताऊं कि ये क्यों आता है। जब देखो, जब मान के लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो और आगे आपको ये पूछ ले कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पूछ ले। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो इसकी वैल्यू दी है ना उसका स्क्वायर करके माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 ये करना है आपको। ठीक है, इसका यानी कि 10 100 माइनस 2 यानी कि 98 आंसर। वैसे तो ये क्या है, ये है क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से आता है ये। ठीक है, बी स्क्वायर इससे ही आता है ये। अगर आप देखोगे ना -2ab, ठीक है, इसकी डेरिवेशन अगर मैं आपको करवाऊं ना, आपको फिर भी बता देता हूं मैं, ये आपको टॉपिक मैंने करवाया नहीं। एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 4 कैसे बनाओगे, इसकी स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस उसके बाद 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, प्लस में क्या है 2ab है ना, 2 गुना में। ठीक है, ए का एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी का 1/x स्क्वायर, तो ये कट गया, तो बचा क्या प्लस में 2। ठीक है, लेकिन अपने को ये चाहिए, अगर अपने को यही चाहिए तो इसमें माइनस का 2 कम कर दूंगा मैं सामने वाली संख्या से। ठीक है, 2 कम कर दूंगा तो ये बचेगा, यही पोर्शन बचेगा ना, तो यानी कि 100 में से 2 कम किया है तो 98 आया, ये इसी वजह से आया है। ठीक है, ये ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आपको जब मैं करवाऊंगा ये पूरा चैप्टर, उसमें सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको करवा दिया मैंने। ठीक है, ये टॉपिक आपको करवाया नहीं वैसे। चलो, इसके बाद देखते हैं। ये मैंने प्रॉफिट लॉस के अंदर बड़े बढ़िया तरीके से करवाया था आपको। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। अच्छा, 25% का मतलब क्या है, 1/4, 4 पर 1 की छूट यानी कि 3/4, और 35% का लाभ कमाता है। अच्छा, 35% को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, 135/100 ये लिख सकता हूं। ठीक है, 100 पर 35 का प्रॉफिट है, 135/100, ये कितने पे कटेगा 5 पे। ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 7 35, 20 5 100, 27/20। फॉर्मूला क्या था, MP/CP गुना। ठीक है, यही था। वो कह रहा है मार्क प्राइस पर छूट दे रहा है 25% की, 3/4 दे रहा है। बराबर में आउटपुट क्या आता था, SP/100।
सीपी लाभ कमाता है वो 27/20, 4×5 = 20, 3×9 = 27। ठीक है, यानी कि एमपी कितना आ गया 9। ठीक है, ये आ गया अपने पास एमपी 9 और ये अपने पास आ गया सीपी 5। वो कह रहा है यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10%, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य वो 10% कम हो जाता है। अगर मैं इसको 900 मान लूं, ठीक है 900 मान लूं, या इसको आप ये मान लो 900 ही मान लो, ठीक है 900 या 90 से 50 कुछ भी कर सकते हो। ठीक है 900 और 500 मान लो। ठीक है, वो कह रहा है यदि क्रय मूल्य 10% कम हो गया। अब अपने को पता है 500 का 10% कितना होता है, 500 का 10%, वैसे तो आपको सीधा सीधा पता चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए करवा देता हूं। 500 का 10%, ठीक है 50, यानी कि सीपी कितना हो गया 450 सीपी हो गया। और वह उसे उसी अंकित मूल्य पर 37.5 की छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। वो कह रहा है अंकित मूल्य पर 37.5% की छूट देकर बेचता है। ठीक है 37.5% की छूट देकर बेचता है कि 900 का 3/8, सॉरी 5/3 की छूट, यानी कि 5/8। 37.5% का मतलब क्या होता है, 37.5% का मतलब यही होता है ना कि 3/8। वो कह रहा है 8 में 3 की छूट देकर बेच रहा है, यानी कि 5/8 में किसी वस्तु को बेच रहा है वो। ठीक है, अब आप इसको काटना चाहो तो 8 एकम 8, ठीक है अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, पॉइंटों के अंदर आएगा ये लगभग 8 एकम 8। ठीक है, एक बचा, फिर 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8×5 = 40। ठीक है, यानी कि 112.5। अब इसको गुणा करूंगा मैं 5 से, तो 5×5 = 25। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, 5 एकम 5 और 1 6, 5 और 1 5 एकम 5, यानी कि 562.5 से कोई वस्तु क्या है 450 हो रही है, सॉरी। ठीक है, वो कह रहा है इसमें 562.5 किसी वस्तु का मूल्य है और वो 450 रुपए उसका क्या है सीपी है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 450 की कोई वस्तु है, 900 पर 37.5% की छूट देकर उसने इतने में बेची। 450 की वस्तु है, 562.5 में बेची है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अब देखो 450 कम कर देंगे इसमें से, ठीक है 0.5 2, ठीक है 1 और 1, यानी कि अपने को यहां से भी पता है, देखो 112.5 यही है 112.5, 112.5% का प्रॉफिट कितने पे 450 पे गुना में 100। अच्छा ये पॉइंट हटेगा तो बटा के अंदर क्या है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 5 पे कट जाएगा, 5 में 45, 5 दूनी 10। ठीक है 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 5 25। अब देखो 225/9, ठीक है ये कितने पे जाएगा 9 दूनी 18, 9 5 45, हाँ पूरा पूरा गया 25% इसका आंसर। ठीक है 25% इसका क्या है राइट आंसर है। ये क्या कैलकुलेशन थी इसमें, बस कि इसमें अंकित मूल्य को 37.5% से कम कर दिया और जो इसका सीपी था उसको क्या कम कर दिया इसने, सीपी को 10% से कम कर दिया। कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बस। चलो अब देखो एक गांव में कुल जनसंख्या 90% है, साक्षर है, सॉरी टोटल 100% जनसंख्या रही होगी, इसमें 90% ठीक है लिटरेट यानी कि शिक्षित है और 10% क्या है अनपढ़ है, 10% अनपढ़ है। वो कह रहा है निरक्षर निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 1320 है, यानी कि 10% की वैल्यू 1320 दे रखी है, तो निकालनी किसकी है गांव की कुल जनसंख्या 100% निकालना है। अगर 10 से गुना करोगे तो 100%, यहाँ पे भी 10 से गुना कर दो यानी कि 13,200। ये तो वैसे पूछने वाला था नहीं, हाँ लेकिन डाल देते हैं, एक दो क्वेश्चन वो इजी डाल देते हैं। ठीक है मतलब टाइम एडजस्टमेंट हो जाता है इन क्वेश्चनों से।
हाँ, 7:45 AM पर पी और आर एक दूसरे को 296 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। 15 मिनट के बाद पी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ओ से आर की ओर चलना प्रारंभ करता है। 8:30 AM पर आर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह कितने बजे मिलेंगे? देखो, सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि पी है, पी यहां से स्टार्ट करेगा 7:45 AM पर, वो कह रहे हैं पी है, यहां पे क्या है, आर है। 7:45 पर इनके बीच की दूरी कितनी है? 296 किलोमीटर। ये 15 मिनट बाद पी क्या 32 किलोमीटर की चाल से आर की ओर चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब कह रहा है 15 मिनट बाद, यानी 8 बजे वो चलना स्टार्ट करता है। कितनी स्पीड से? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। प्रति घंटा की चाल से वो चलना प्रारंभ करता है और 8 बजे चलना स्टार्ट किया। 8 बजे स्टार्ट किया चलना, लेकिन 8:30 के बाद आर भी स्टार्ट कर देता है, यानी कि आधा घंटा तो अकेला अकेला पी चला, आधा घंटा तो सिर्फ पी चला। 32 किलोमीटर घंटे में तय करता है, तो आधे घंटे में 16 किलोमीटर करेगा, यानी कि पी अब यहां पे आ गया 16 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय करके। अब इनके बीच की दूरी क्या बची? 296 में से 16 कम कर देंगे, अब इनके बीच की एक्चुअल दूरी क्या बची? पी और आर के बीच की 280 किलोमीटर बची। अब इसकी स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब ये दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने बजे मिलेंगे? आपको मैंने बताया था एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ट्रेन वाला कंसेप्ट करवाया ही था। एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो स्पीड क्या है? जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो टाइम निकालना है, कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 280। अच्छा, चाल कितनी है? 32 इसकी 8 इसकी, दोनों एक और आ रहे हैं, तो 32 प्लस 8 यानी कि 40, यानी कि 7 घंटे। 32 8 40, जीरो से जीरो कट, फिर भी करवा देता हूं आपको यार, 40, ठीक है, यानी कि 7 घंटे 7 घंटे इसको क्या मिलने में लगेंगे। अच्छा, ये चले कितने बजे थे? 8:30 बजे चले थे ना। 8:30 तक तो अकेला पी चला था, उसके बाद चले थे 8:30 के बाद 7 घंटे, 8 7 15, ठीक है, 15:30 यानी कि 12 3 15, यानी कि 3:30 पर ये क्या आपस में मिलेंगे। आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। रेल वाला मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा रखा है, ठीक है। मैंने बताया था आपको जो जो मैं करवाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वही आए हैं, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं कम करो, लेकिन जो जो रिलेवेंट है ना, जो आ रहा है, ठीक है, वो करो। आपको अच्छे से समझ भी आ रहा है, ठीक है। अगर आप आईबी का एग्जाम देने जाते तो मैं ये नहीं बोलता कि आप, हाँ, 100% आपका स्कोर रहता, लेकिन ये है कि मैथ में आप अच्छा स्कोर करते। 15+ जाना आसान था, इजी था। 15+ जाना बहुत ही इजी था उसमें, ठीक है। आपको जाना भी चाहिए था, क्योंकि सब मैंने करवा रखा है। और आईबी का एग्जाम है ना, आप किसी से भी पूछना, 50-60 तक अटेम्प्ट किए लोगों ने, ठीक है, लेकिन 50-60 में अगर आप 17 स्कोर उसमें मैथ में करके आते या 18 स्कोर मैथ में करके आते तो बढ़िया स्कोर था, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं। वो कह रहा है, हाँ, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। एक कंपनी में 44 कर्मचारी हैं, 30 कर्मचारियों का औसत वेतन, ठीक है, 30 कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 है, और शेष 14 में से 10 का ये है, ठीक है। और यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 7400 प्रति माह, तो शेष 4 कर्मचारियों का। वो कह रहे हैं देखो, मान के चलो 44 कर्मचारी है, एक का औसत का मतलब एक का ही होता है ना, 44 × 7400, ठीक है, बराबर। ये देखो, ये एवरेज का क्वेश्चन है लेकिन करवा देता हूं। 44 × 7400 बराबर, वो कह रहा है पहले 30 का 4200, ठीक है, पहले 30 का 4200 प्लस उसके बाद शेष बचे 14, 14 में से भी 10 का कितना है? 6200,
प्लस शेष बचे 4 कर्मचारियों का, 4 कर्मचारी, लेकिन वेतन कितना है? अब देखो 100 यहां पे भी है, 100 यहां पे भी है, 100 यहां पे भी है, तो मैं क्या है इसको x ना मान के 100x मान लेता हूं। इनका वेतन क्या है 100x रहा होगा, ताकि ये क्या है कॉमन लेके 2 जीरो से 2 जीरो ये सभी क्या कट जाए, इजी हो जाए। ठीक है, इसमें यही स्मार्ट मेथड आपका टाइम यही बचाएंगे कि आपकी सोचने की क्षमता है क्या। अब इसको मैंने 100x मान लिया, ठीक है, इनका वेतन है ये बचे हुए 4 कर्मचारियों का 100x, लेकिन अब बचा क्या? अब इसको मैं कितने पे काट सकता हूं? ठीक है, अब इसमें क्या है मैं 2 से काट सकता हूं इसको, हाँ 2 से सभी को काट सकता हूं। ठीक है, ये है 22 दूना 44, ये 15 दूना 30, ये 5 दूना 10 और ये 2 दूनी 4। इसके बाद मैं फिर 2 से काट सकता हूं, 2 एकम 2, ठीक है, 31 दूना 62, 21 दूना 42, ठीक है, 11 दूना 22। अब देखो इसको आगे मैं काट सकता हूं, इसको आगे मैं चलो ये इतना कर लिया, ठीक है, इसको क्या है मैं ये प्लस में है ना तो सभी को काट दिए, या तो प्लस करके काटते, बात तो एक ही है। ठीक है, प्लस में है मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, सिंगल लेयर के अंदर। अब देखो 11 से गुणा करना बताया, 4, 7 और 4 11, ठीक है, 7 और 1 8, ये आ गया 814। बराबर में क्या है 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 1 31, प्लस अब देखो 5 दिए 15 और 155, प्लस में क्या बचा x बचा। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ोगे, ठीक है, अब देखो 155 जोड़ना है, 5 5 10, ठीक है, 5 6 और 1 7, ठीक है, 3 और 1 4, ये 470 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 0 गए 4, 11 में 7 गए, ठीक है, आपको बच्चों की तरह करवा रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, 11 में 7 गए 4, ठीक है, 7 में 4 गए 344। अब देखो x की वैल्यू क्या आई 344। अब अपने ने वेतन कितना माना था 100x, तो इसको अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो ये वेतन वेतन बन जाएगा ना 100x, तो यहाँ पे भी 100 से गुणा, यानी कि 34,400 वेतन ही तो निकालना था, एवरेज वेतन ही तो निकालना था, यही था ना, शेष कर्मचारियों का प्रति माह औसत वेतन वेतन 100x माना था। तो ये थे अपने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, बढ़िया क्वेश्चन थे और आपको बढ़िया तरीके से मैंने करवाए हैं। ये 14 क्वेश्चन लेके आया था और ट्रस्ट करो जो बाकी के 6 क्वेश्चन है ना बच्चे, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, इसमें शायद एक क्वेश्चन मेरे से स्किप हो गया वोटों वाला, वो सेम कंसेप्ट मैंने करवाया था और उसी बेस्ड क्वेश्चन आया था, वो मैं कल करवा दूंगा क्लास के बाद में। ठीक है, मुझे मिला नहीं स्लाइड के अंदर, हाँ वो क्वेश्चन लेके आना चाहिए था, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल ही वो। ठीक है, कि इतने प्रतिशत वोट अवैध थे, ठीक है, वैध वोटों की संख्या ज्ञात करनी थी, ऐसा कोई क्वेश्चन था, चलो मैं ले आऊंगा उसको। चलो ठीक है, बाकी अपने एवरेज स्टार्ट करेंगे। और हाँ आज क्या है एक सीनियर असिस्टेंट पंजाब का एग्जाम है, मेरे फ्रेंड को बोला है मैंने, वो जैसे ही एग्जाम दे के आएगा तो वो मैथ का क्वेश्चन पेपर सेंड करेगा, तो उसका सोल्यूशन भी करेंगे बढ़िया। आई होप कि लेवल उसका बढ़िया हो, ठीक है, बढ़िया लेवल का होगा तो मजा आएगा करवाने में भी। ठीक है, और 5-7 दिन से थोड़ा पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, उसके बाद मैं भी थोड़ा काम से बिजी था, इसीलिए इतने दिन क्लास नहीं ले पाया। चलो कल से अपने फिर रेगुलर क्लासें स्टार्ट करेंगे, एवरेज टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।